टाइम्स नाउ नव भारत पर वोट मीटर सर्वे हर हफ्ते जारी है। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब का हाल आपको बता चुके। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बात करने का। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि थोड़ा दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि रात 8 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो दिखाऊंगा ही, साथ ही आपको यह भी बता दूं कि बीते हफ्ते जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि बीजेपी के मंत्री जो हैं वो सपा में चले गए, अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई, ये जितने उलटफेर हुए हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में भी उलटफेर हुआ है, पब्लिक के सेंटिमेंट में भी उलटफेर हुआ है। ये उलटफेर किसके साथ हुआ, किसको फायदा किसको नुकसान हुआ, ये अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी उत्तर प्रदेश में हमने जो सवाल पूछा, पहला सवाल बीते हफ्ते का जो मौजूद सवाल था वो हमने पूछा कि क्या अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू, उनके बीजेपी में आने से अखिलेश यादव को नुकसान होगा। करीब करीब 38%, 38.5% लोगों को लगता है हां नुकसान होगा। नहीं कहने वाले भी कमोबेश उतने ही हैं, 37% के आसपास आंकड़ा है अगर मैं राउंड फिगर में कर दूं, और 25% को लगता है कि फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये वाला आंकड़ा है। तो मतलब इस पर इमोशन, सेंटिमेंट और जवाब तीनों बटा है। हां और ना लगभग बराबर नजर आ रहे हैं। अगला सवाल हमने पूछा कि अखिलेश यादव का 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा गेम चेंजर होगा क्या? तो 37% लोगों ने कहा कि हां यह गेम चेंजर है, यह देगा बीजेपी को झटका अगर फ्री बिजली देंगे 300 यूनिट। नहीं कहने वाले करीब 24.5% थे, जिनको लगा इससे फर्क नहीं पड़ेगा भैया, हमको बिजली से फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग जिनको हमें कहना चाहिए फर्क नहीं पड़ेगा लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता लिखना चाहिए, उन्होंने कहा, करीब ज्यादातर लोग उसी कैटेगरी में थे, 38% लोग जो है वो फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनको दे रहे हैं फ्री यूनिट, नहीं दे रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये वाला हिसाब है। तो इस पर हम थोड़ी और चर्चा करें कि आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में इस सेंटिमेंट से क्या फेरबदल हुआ है बीते हफ्ते में। उससे पहले हमारे दो सहयोगियों के पास चलते हैं। आमिर और अनुज, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दोनों, कमाल की बात यह है कि साथ ही जुड़ गए हैं। आप दोनों जमीन पर जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है अपर्णा यादव के बीजेपी में आने का क्या जनता के मूड पर असर पड़ रहा है, और अखिलेश यादव के चुनावी वादों का क्या असर है? देखिए सुशांत, अपर्णा यादव अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा उनका राजनीतिक इतिहास नहीं है, अनुभव नहीं है। उनका क्लेम टू फेम अगर कहा जाए तो वो ये है कि वो मुलायम सिंह यादव परिवार से आती है, उनकी छोटी बहू है, और पिछले 6-7 सालों में लगातार ऐसे इंडिकेशंस ड्रॉप करती आ रही हैं, जिससे ये सबको समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान है उनका। प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने तारीफ की तमाम मुद्दों पर, गाय से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया और केंद्र सरकार ने जो काम किया उसकी तारीफ की। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद आदर करती हैं, और बतौर मुख्यमंत्री और बतौर व्यक्ति उनको अच्छा मानती हैं, सराहती हैं, और यही तमाम वो चीजें थी जिन्होंने लगातार उनको बीजेपी की नीतियों के और उनकी आइडियोलॉजी के करीब किया। और आखिरकार हमने देखा कि 2022 चुनाव से ऐन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसमें खास बात यह है कि परसेप्शन के तौर पर उन्होंने जरूर नुकसान पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को। क्या कहेंगे अनुज? क्योंकि जब तमाम नेता, खासतौर से 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की तरफ आए, तो एक परसेप्शन ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी के फेवर में बन रहा है। लेकिन अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसमें बदलाव हुआ। जी बिल्कुल, एक तरीके से इसे जवाबी कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा सकता है कि जो जनता है उनका भी यही मानना है कि एक तरीके से ये जवाबी स्ट्राइक था। क्योंकि जिस तरीके से ये देखा गया कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए या दारा सिंह चौहान की बात की जाए या बाकी जितने नेता जो कि पिछड़े वर्ग के बड़े नेता माने जाते थे, उनका बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाना, उसके बाद अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आना एक तरीके से जवाबी स्ट्राइक के तौर पर है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूती प्रदान करता है बीजेपी को। लेकिन उनके आने से वोट में क्या परिवर्तन होगा, क्या वाकई में फायदा मिलेगा, इस बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें फायदा। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, आशुतोष हमारे साथ हैं, शेखर अय्यर हमारे साथ हैं, और स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मिता जी, आपका बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, दर्शकों ने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि आपने ब्रेक में एक ब्रेड पकोड़ा जो है वो अंदर डाल लिया है।
वो आपके पेट में जाकर जो आपको नई ऊर्जा दे रहा है, क्या अपर्णा यादव भी वैसी कुछ ऊर्जा, नई ऊर्जा बीजेपी को दे पा रही हैं? ऑडियो बंद है सर। अपर्णा यादव दरअसल एक अच्छी पीआर एक्सरसाइज है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, लेकिन अपर्णा यादव के आने जाने से किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको याद होगा कि अपर्णा यादव पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो चुनाव में उन्होंने कुछ हासिल नहीं है, ना उनका किसी तरीके का मास बेस। हाँ, ये बात अच्छी कॉपी जरूर बनती है कि मुलायम सिंह परिवार की बहू जो है वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, तो इसके अलावा और कुछ स्टोरी बनती नहीं। अच्छा, लेकिन मैं स्मिता जी के पास जाऊं उससे पहले आशुतोष जी, जितनी बातें अभी मेरे सहयोगी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, इतनी ही बातें हम ब्लंटली जो है वो प्रियंका वाड्रा के लिए भी कह सकते हैं कि उनका कोई प्रभाव नहीं है, वो सीटें नहीं दिला पाती, वो कोशिश करती हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो एक बड़े परिवार से हैं, उनके नाम में मैं तो वाड्रा कहता हूं, कई लोग आज भी गांधी लगाते हैं, लेकिन उनको तो हम लोग बहुत हाईलाइट करते हैं, अपर्णा यादव को धक से खारिज कर दिया। देखिए, प्रियंका गांधी और अपर्णा यादव में किसी तरीके की कोई तुलना ही नहीं है और इसको हम एक्सेप्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। प्रियंका गांधी के बारे में, हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर वो कितना करिश्मा कर पाएंगे मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। क्या पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी, क्या वो सीटें वो छू पाएंगे, इसमें भी मुझे पूरी तरीके से संदेह है। लेकिन आज की तारीख में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के बाहर निकलती हैं तो उनका और गांधी परिवार का एक जनाधार है। वो जनाधार कितना है, इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उस जनाधार की वजह से कांग्रेस पार्टी जीतती हारती, इस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन अपर्णा यादव तो ठीक है, कहीं स्टैंड जी, क्या आपको प्रियंका जी का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में दिखता है और क्या अपर्णा यादव कोई इंपैक्ट छोड़ रही हैं और अभी जो उलटफेर हुआ है यूपी में इधर से उधर जाने का, उसका कोई असर आप देखती हैं? हाँ, मैं नहीं मानती कि अपर्णा यादव का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी पॉलिटिकल डायनेस्ट को रूल आउट नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस में। उनका एक अलग ही एक वोटर बेस होता है, चाहे वो पहली बार आ रही हैं इलेक्शन, मतलब नहीं, एक बार हार चुकी हैं लेकिन पहली बार बीजेपी से आ रही हैं, तो एक अलग एक सपोर्ट बेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर अगर मोदी जी जाके या फिर अमित शाह कैंपेन करेंगे या योगी जी कैंपेन करेंगे उनके लिए, तो फिर एक मोमेंटम जुड़ जाता है अपर्णा यादव के साथ जो पहले नहीं था। तो आई डोंट थिंक यू कैन रूल आउट द इम्पैक्ट ऑफ अपर्णा यादव। लेकिन जैसे जैसे यूपी के चुनाव नजदीक आएंगे तो ये दल बदल का कार्यक्रम चलता रहेगा, एक तरफ से दूसरी तरफ उसमें तेजी आएंगी, एक दूसरे पर बयानबाजी भी तेज हो जाएगी और तीखी बयानबाजी होगी। तो अभी जो है, एक तो मौर्य जी जो एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए, उसकी वजह से एक धक्का जरूर पहुंचा है बीजेपी को, इसलिए वो पलटवार कर रहे हैं और पलटवार में वो अखिलेश को घेरना चाहते हैं। एक प्लान है, एक प्लान के मुताबिक चल रहे हैं ताकि उन्हें एक तो परिवार के ऊपर घेरा जा सके और दूसरी तरफ एक भगौड़ा साबित करने की कोशिश की जा रही है कल शाम से कि वो आजमगढ़ से नहीं लड़ रहे हैं और वो भाग गए हैं, करहल से लड़ना चाहते हैं जो मैनपुरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, यानी कि सेफ सीट है। वही आरोप जो पिछले हफ्ते योगी के बारे में कहा जा रहा था कि सपा ने ही कहा था कि योगी जो है वो अयोध्या से नहीं लड़ रहे, मथुरा से नहीं लड़ रहे, गोरखपुर चले गए, सेफ सीट के लिए चले गए। अब वही आरोप अखिलेश पर चल रहा है। तो इस तरह के एक्यूजेशंस दोनों तरफ से चले। शेखर अय्यर जी, आपके हिसाब से जो दोनों तरफ से चल रहा है, बीजेपी ये कह रही है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमने बीजेपी के लोगों को तोड़ लिया या वो खुद आ गए क्योंकि वो हार रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि भाई मुलायम सिंह की बहू पार्टी में सेफ नहीं फील करती थी या वहां सेफ नहीं फील करती थी, हमारे साथ आ गई, मुलायम सिंह के साड़ू आ गए, वो पार्टी तोड़ रहे हैं, हम परिवार तोड़ रहे हैं। किसका नरेशन जो है वो ज्यादा पब्लिक तक स्ट्रांगली पहुंच रहा है? से बिल्कुल, देखिए, अपर्णा यादव कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं है और जब लास्ट टाइम जब चुनाव लड़ी थी तो वो समाजवादी पार्टी की टिकट पे लड़ी थी। उस समय मुलायम सिंह के परिवार में कई विवाद चल रहा था। अब ये नैरेटिव में यही फर्क है कि एक तरफ चाचा भतीजा के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, शिवपाल यादव से मिलकर अखिलेश यादव जी ने कुछ एग्रीमेंट किया है। ऐसी समय में जब छोटी बहू छोड़ के जा रही है, मुझे लगता है कि देखिए, अगर बिल्कुल असर नहीं होगा, मैं नहीं कहूंगा, देखिए महिला वोटर्स के माइंड में जरूर एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगी, क्योंकि यूपी के जितने महिला वोटर्स हैं वो ज्यादातर योगी के लिए जो भी फेवर में है वो यही कहते हैं कि भाई सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें योगी जी ने काफी काम किया है। और साथ में जो बाकी जो स्कीम्स है, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना,
और बाकी जितने महिलाओं के लिए जितने कार्यक्रम योगी सरकार ने वहां पे ग्राउंड पे किया, जिसको लेकर हम बार बार कहते हैं कि एक जो बेनिफिशियरीज की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जो लाभेदार जिसके एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उसको लेकर बात हो रही है। इसीलिए टोटली अपर्णा यादव जीरो, ये इस पर मैं सहमत नहीं हूं। और दूसरी बात, प्रियंका गांधी को लेकर यहाँ पे जो जिस तरह की फीलिंग हो रही है, देखिए आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि कांग्रेस की ऐसी हालत है कि प्रियंका खुद कहना पड़ रहा है कि मेरा चेहरा नहीं है, मैं भी हूं। मतलब जब कांग्रेस खुद डिक्लेयर कर सकती है, सर मेरे शो में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल के गए थे, मेरे डिबेट शो में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल के गए थे, इतना छोटा मोटा चुनाव थोड़ी प्रियंका जी लड़ेंगी। मतलब ये नैरेटिव केवल मीडिया नैरेटिव है, मुझे नहीं लगता ग्राउंड पे इसका कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू है। ठीक है, जल्दी से अब हम उत्तर प्रदेश के रीजन वाइज आंकड़े देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या असर पड़ रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, यहां कुल 97 सीटें हैं और इन 97 में से बीजेपी को 53 से 54 सीटें जा रही हैं, समाजवादी पार्टी को 38 से 40, बीएसपी को 1 से 2 सीट, अन्य के खाते में कुछ नहीं और कांग्रेस को 3 से 4 सीट मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पर शुरुआती चरण में वोट पड़ने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, बीजेपी ने कुछ कैंडिडेट्स उतारे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पर किसान आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये कहा जाता रहा है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब कैंडिडेट सामने आ चुके, उसके बाद ये आंकड़े आ रहे हैं, तो लगभग जनता सब कुछ देखने के बाद क्या मूड बना रही है, उसमें बीजेपी को बढ़त है, लेकिन सपा भी बहुत दूर नहीं है, सपा गठबंधन दूर नहीं है। अब आपको अगला रीजन दिखाते हैं। अगला रीजन बुंदेलखंड का, यहां पर 19 सीटें आती हैं। बीजेपी लगातार इस बुंदेलखंड के रीजन में हमारे सर्वे में बढ़त बनाए हुए है। 12 से 13 सीटें 19 में से बीजेपी को जा सकती हैं, सपा को 5 से 6, बीएसपी को मात्र 1 सीट जा सकती है अगर गई तो, और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, अन्य को कोई सीट नहीं जाएगी, यह कहा जा रहा है बुंदेलखंड के लिए। तो यहां भी बीजेपी फ्रंट रनर है, आगे है, सपा आधी सीटों पर, बाकी कहीं कोई नहीं है। अब आपको रुहेलखंड की तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर अगर रुहेलखंड के आंकड़े आपके सामने रखूं, आ रहा है रुहेलखंड में नतीजा भी नहीं आ रहा है, अभी समय है वोटिंग पड़ने में, होने में, और हमारे स्क्रीन में आने में भी समय लग रहा, आ गया। तो देखिए ये बीजेपी को 52 में से 29 से 31 सीटें रुहेलखंड में जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 18 से 19, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें रुहेलखंड में और बीएसपी को 1 से 2 सीटें। अब रुहेलखंड के लिए मैं बार बार याद दिलाता हूं, यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब समाजवादी पार्टी में अगर कांग्रेस छोड़कर इमरान मसूद आते हैं तो उसका क्या असर पड़ रहा है, वो आपको 18-19 सीटों के हिसाब से सोचना होगा, या वोटर अभी देखेगा और तब मन बनाएगा। कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि तौकीर रजा हमें समर्थन दे रहे हैं, ट्वीट करके बताती है, फिर भी अगर रुहेलखंड में मुस्लिम बहुल इलाके में 1 से 2 सीट पर रहती है तो उन्होंने क्या गेन किया, वो उनको सोचना चाहिए। अगली सीट आपको बताऊं, अगला रीजन आपको बताऊं, पूर्वांचल, जो प्रधानमंत्री का खुद का संसदीय क्षेत्र भी इधर आता है। बीजेपी 49 से 53 सीटें हासिल कर सकती है और यहां कुल सीटें 102 हैं, यानी लगभग आधी सीटों पर बीजेपी रह सकती है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में जबरदस्त टक्कर दे रही है, यह बार बार दिख रहा है, और 40 से 45 सीटें पूर्वांचल के रीजन में समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। बीएसपी मात्र 4 से 5 पर है, अन्य 1 से 2 पर है और कांग्रेस भी यहां 2 से 3 पर है। तो पूर्वांचल में सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच है। और पूर्वांचल की जब चर्चा कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये कल तक के सर्वे के आंकड़े हैं, तो ये तय हो चुका है कि पूर्वांचल से ही योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। उसके बावजूद बीजेपी 49 से 53 पर है। ये तय हो चुका है लगभग कि अखिलेश यादव भी पूर्वांचल से ही लड़ेंगे, तब भी उनकी सीटें 40 से 45 पर है। इनका इंपैक्ट क्या पड़ा है इन मुद्दों का, यह आपको पूर्वांचल को एनालाइज करते हुए देखना पड़ेगा। अगला रीजन अगर हम जल्दी से रखें, अवध का, अवध में 98 सीटें आती हैं। बीजेपी को अवध में क्लियर बढ़त है 54 से 62 सीटों के साथ। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 34 से 35 सीटें, कांग्रेस 2 से 3, बीएसपी 2 से 3, अन्य को 1 सीट जाती हुई अवध के रीजन में दिख रही है। और आखिरी रीजन अगर हम आपको बताएं, जो हम आपको बता रहे हैं लगातार,
सेंट्रल यूपी में 35 सीटें हैं और बीजेपी गठबंधन को 19 से 20, समाजवादी पार्टी को 13 से 14, कांग्रेस को 1 से 2, बीएसपी को 1, अन्य के खाते में 0 सीट। तो ये रीजन वाइज है। अब हम आपको थोड़ी देर में ओवरऑल आंकड़े बताएंगे। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं तो लेके बैठा था, मैंने सब जोड़ लिया है, आपकी क्या जरूरत। आप जोड़ के ये वाला निकालिएगा, पिछले हफ्ते वाला थोड़ा ही याद होगा, वो भी आपको दिखाऊंगा ट्रैकर में कि कितना बढ़ा कितना घटा, वो भी आपको दिखाएंगे। और योगी आदित्यनाथ भी इस पर रिस्पॉन्ड करने वाले हैं रात 8 बजे, याद रखिएगा। आशुतोष जी, रीजन वाइज जो दिख रहा है, पूर्वांचल में सबसे कड़ी टक्कर दिखती है और बावजूद इसके कि वहां योगी आदित्यनाथ का नाम अनाउंस हो गया, अखिलेश यादव का लगभग तय हो गया कि वो भी वहीं से लड़ेंगे। देखिए, पूर्वांचल मेरी नजर में, जितना मैंने पूर्वांचल को ट्रैक किया उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्किलेस हील साबित होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे जो सबसे ज्यादा निराशा मिलेगी वो जो है वो पूर्वांचल का इलाका ही है। और पूर्वांचल के इलाके के अपने बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है दरअसल इस इलाके के अंदर जो ओबीसी कास्ट का जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और भारतीय जनता पार्टी जो बड़े गर्व के साथ कहती थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें काफी उनको महारत भी हासिल थी कि जो 2014 से लगातार उनकी कामयाबी का बड़ा राज था कि जो ओबीसी कास्ट है अदर देन यादव और अदर देन जाटव, उसको उन्होंने कामयाबी के साथ अपने साथ लेके आए। जो सीएसडीएस का सर्वे बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि अदर देन यादव कास्ट 61% से लेकर 72% तक वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे। अगर वहां से अगर मूवमेंट दिखाई पड़ता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करेगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूर्वांचल ही दरअसल इस बार ये तय करेगा कि इस बार सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी। और ये बीजेपी को अगर संभल के नहीं चलेंगे तो दिक्कत जरूर होगी। शेखर अय्यर जी, आपको भी लगता है कि इन 6 रीजन में सबसे कड़ा मुकाबला पूर्वांचल में ही होगा, या आपके हिसाब से कुछ तस्वीर और हो सकती है, किसी और रीजन में ज्यादा कड़ा मुकाबला आपको दिख रहा है? नहीं, मैं सहमत हूं आशुतोष जी के साथ। पूर्वांचल सबसे चैलेंजिंग रहेगा बीजेपी के लिए। और दूसरी बात सर इसमें, लेकिन ये भी बताइए क्यों रहेगा? क्योंकि बीजेपी का दावा हमने सबसे ज्यादा विकास पूर्वांचल में किया, फिर भी हर बार सर्वे में भी और पत्रकार भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल में फाइट है। नहीं, उसका कारण ज्यादातर वहां के कास्ट समीकरण, क्योंकि कास्ट फैक्टर बड़ा काम करता है वहां पे। और ये जो ओबीसी फैक्टर, फिर एमबीसी फैक्टर, फिर नॉन यादव ओबीसी फैक्टर, ये सारी चीजें आप देखेंगे पूर्वांचल में सब फैक्टर्स वहां काम करते हैं। और दूसरी बात, योगी जी गोरखपुर से लड़ेंगे जो ऐलान हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उसे बड़ा कोई एक्साइटमेंट हुआ है पूर्वांचल में, क्योंकि वैसे ही वो गोरखपुर के हैं, इसीलिए जो बड़ी एक्साइटमेंट कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपकी फिगर्स में भी ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में, क्योंकि वैसे ही क्यों योगी एक्सपेक्टेड टाइप है। मतलब स्मिता प्रकाश जी, जब एक तो आप अपना बता दीजिए कि आपके लिए भी फाइट पूर्वांचल में ही है या कहीं और है, और जब दोनों पत्रकार आशुतोष जी और शेखर अय्यर भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल में बहुत कड़ी फाइट होगी, बीजेपी ने बड़ा काम किया हो बावजूद इसके, क्योंकि वहां कास्ट समीकरण जो है वो इस हिसाब से है, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश इस बार भी कास्ट समीकरण पर ही वोट करेगा? काम जिसने किया हो, जैसा किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं ना वो बहुत फिकल हैं। वो उनकी लॉयल्टी नहीं होती है कि किसी एक तरफ। अगर मैं शेखर से सहमत हूं कि हाँ वहाँ कास्ट लॉयल्टीज का फर्क पड़ता है, लेकिन बीजेपी का इन्फ्लुएंस हुआ ना पिछले इलेक्शन में, अगर आप देखें तो वहाँ पे बीजेपी डिड वेरी वेल। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बीजेपी कि वहां पे जो उनका इन्फ्लुएंस है वो बनाए रखे। इसीलिए आई थिंक योगी डिसाइडेड कि वहीं से लड़ेंगे गोरखपुर से। अब मैनपुरी से, अगर मैनपुरी नहीं, कड़ल से अगर लड़ेंगे तो अखिलेश, तो फिर वहां पे भी नाउ यू सीइंग कि पूर्वांचल जो है वो सेंट्रल फोकस में आ गया है। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वहां पर कितनी 61 असेंबली सीट्स है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और वो उनकी लॉयल्टीज वहां पे जो भी खड़े होते हैं वहां पे लॉयल्टीज बदलते रहते हैं। तो आप देखते हैं कि वहां पे कास्ट लॉयल्टी पे फर्क पड़ेगा या फिर बीजेपी का जो मैसेजिंग है, विकास का जो मैसेजिंग है और डबल इंजन सरकार, अगर वो मैसेजिंग चलेगी कि नहीं। और आई थिंक बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि जो अखिलेश को एक तरह से घेर लिया जाए, कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के जो अभी जो इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है, सभी ओपिनियन पोल्स में दिख रहा है कि नेक टू नेक फाइट है। तो यहां पर उनके इन्फ्लुएंस को कम करना बीजेपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और वो चाहेंगे कि अखिलेश जो है वो खुद
हार जाएं अपनी सीट, जिस तरह की 2019 में अमेठी से राहुल गांधी हारे थे। तो आई थिंक समाजवादी पार्टी को एक तमंचावादी पार्टी का छाप डालना और फिर बार बार ये कहना कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाई पार्टी है और कभी भी अपने कार्यकाल में दे वर नॉट एबल टू गिव लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली, तो ये सब जो मैसेजिंग है वो आज शाम से ही शुरू हो गई है और ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ये मैसेजिंग और भी स्ट्रॉन्ग तीखा होता जाएगा। हमारे साथ जो हमारे दो सहयोगी हैं जो जमीन पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं एक बार। अनुज और आमिर, आपका अपना सर्वे बतौर रिपोर्टर क्या कह रहा है? सबसे क्लोज फाइट कहां है, पूर्वांचल में ही या कहीं और? जी बिल्कुल सुशांत, देखिए सबसे क्लोज फाइट जैसे तमाम हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे हैं वो पूर्वांचल में ही है और उसकी एक खास वजह ये भी है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह के समीकरण बनाए हैं अपने अंदर, जिस तरह के अलायंसेस किए हैं, खास तौर से चाहे वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के साथ अलायंस हो या फिर जो अपना दल कृष्णा पटेल फैक्शन है उनके साथ अलायंस हो, कोशिश ये है कि बैकवर्ड कास्ट, मेरा ये मानना है कि बैकवर्ड कास्ट के जो वोटर्स हैं वो इस बार डिसाइसिव होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि उनका वोट किधर जाता है, और दूसरा नॉन जाटव जो दलित्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी कंबाइन प्लस बीजेपी कंबाइन, दोनों की ये कोशिश है कि इन दोनों वर्गों के वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींच सके। आपके हिसाब से मैंने आपको बताया कि अलायंसेस की वजह से भी ये परेशानी जो है ये बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आमिर बता रहे थे, जो समीकरण खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने जो समीकरण बनाया खासतौर पर अलायंसेस को लेकर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने समीकरण तय किया कि किसको किस तरीके से जोड़ना है, कैसे चुनाव लड़ना है, क्योंकि पूर्वांचल जो कि दिशा एक तरीके से कहा जा सकता है तय करती है, वहाँ की फाइट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि जातिवादी समीकरण, और हमने देखा था कि 2017 में पिछड़े वर्ग का वोट जो है, पिछड़े वर्ग ने हाथ खोलकर वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन इस बार जिस तरीके से समीकरण बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी को थोड़ा जो फाइट है वो इसी वजह से है। जी ठीक है, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किसको कितनी ओवरऑल सीटें जा रही हैं और पिछले हफ्ते के मुकाबले सीटों में कितनी बढ़त या सीटों में कितना नुकसान देखने को मिल रहा है, जिससे पता चले कि जो मुद्दे हैं उनका कितना असर पड़ रहा है, जो इधर से उधर नेता जा रहे हैं उसका कितना असर पड़ रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद उत्तर प्रदेश के फाइनल आंकड़े और उसका ट्रैकर। वोट मीटर में अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नतीजों की, या उत्तर प्रदेश के नतीजे जो सर्वे में आते दिख रहे हैं उनकी, और उसमें क्या उलटफेर हुआ है। रीजन वाइज तो हमने आपको हाल बताया, लेकिन नेता इधर से उधर गए, मुद्दे कुछ सामने आए, टिकटों की अनाउंसमेंट हुई, कैंडिडेट सामने आ गए, उसके बाद बीते हफ्ते से इस हफ्ते उत्तर प्रदेश के आंकड़े कितने बदले। अब आपको वो ट्रैकर दिखाऊं उससे पहले एक और तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर ये है कि हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार इस वक्त ये इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ का कर रही हैं, जो हम आपको रात 8 बजे दिखाने वाले हैं, और इसमें हमने उत्तर प्रदेश के जो सर्वे में नतीजे आते दिख रहे हैं उस पर योगी जी से सवाल भी पूछा है, तो वो भी आपको रात 8 बजे पता चलेगा। और मात्र 28 मिनट का वक्त बचा हुआ है, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख पाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि नाविका जी और योगी जी को तो सीट मिली हुई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस और सपा को कितनी सीटें मिल रही हैं, जरा इसका हिसाब देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन को 403 में से 216 से 233 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे हमारा कह रहा है कि सपा गठबंधन को 148 से 159 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 8 से 14 सीटें मिल सकती हैं, यह इस हफ्ते का सर्वे कह रहा है। कांग्रेस को 9 से 15 सीटें मिल सकती हैं, यह इस हफ्ते का सर्वे कह रहा है। और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। तो इस हफ्ते के सर्वे का अगर आप सार निकालिए, बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश में हासिल कर सकती है, यह इस हफ्ते के सर्वे में भी आ रहा है। बीएसपी रेस में नहीं है, अन्य नहीं है, कांग्रेस नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले बार के मुकाबले गेन करने के बावजूद स्पष्ट बहुमत से और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने से बहुत दूर अभी भी इस हफ्ते के सर्वे में भी दिख रही है। लेकिन अगर आपको जल्दी से ट्रैकर दिखाऊं
कि बीते हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते सीटें किसकी बढ़ी और घटी, तो बड़ा उलटफेर दिख रहा है इस हफ्ते। अगर आप देखेंगे बीजेपी पहले हफ्ते में 239 पर थी, यह मीन आपको बता रहा हूं, मतलब उसका एवरेज बता रहा हूं, फिर 240 पर थी। बीते हफ्ते बीजेपी 232 पर थी और इस हफ्ते सर्वे कह रहा है कि बीजेपी को 7 सीट का नुकसान होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। वो 225 पर है, क्लियर मेजॉरिटी अभी भी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी है, सरकार बन जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए बीते हफ्ते के मुकाबले 7 सीटें गिरती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अगर आप देखेंगे वो 144 पर थे, फिर 143 पर आए, फिर 148 पर चले गए और इस बार जो 7 सीटें बीजेपी लूज कर रही है उसमें से 6 सीटें समाजवादी पार्टी के पास जा सकती हैं, यह हमारा सर्वे कह रहा है। कांग्रेस पार्टी वहीं झूल रही है 10, 11, 12 पर। अगर आप देखेंगे बीएसपी जो है, माफ कीजिएगा, बीएसपी 10, 11, 12 पर झूल रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले 1 सीट बढ़ी है, 12 पर आ गई है 11 से। तो ये स्थिति नजर आ रही है। अब हमारे मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं, स्मिता जी, सबसे पहले आपसे, बीजेपी को करीब 7 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है इस हफ्ते और वो पूरा गेन जो है वो सीधे समाजवादी पार्टी को शिफ्ट होता दिख रहा है। जी, लेकिन अगले हफ्ते से जो है जो बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो शुरू करने वाले हैं अपने कैंपेनिंग। और हमने सबने देखा हुआ है कि जब मोदी जी कैंपेनिंग पर उतर आते हैं, अमित शाह मोदी का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद जो बाकी स्टार कैंपेनर्स हैं जब वो उतर आएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। और आई थिंक जो मैसेजिंग है उससे उसका भी असर जरूर पड़ेगा। देखिए, सपा और कांग्रेस जो कहती है कि बीजेपी एक संवेदनशील पार्टी नहीं है, वो किसानों के मुद्दे को लेकर या फिर माइनॉरिटीज को दरकिनार करने का जो बीजेपी का एजेंडा है, इन सब पर योगी सरकार पर निशाने पर लाएंगे वो। लेकिन क्या उसका असर पड़ेगा? क्योंकि एक यूनाइटेड ऑपोजिशन तो है नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अपना ही मैसेजिंग करनी है, लड़कियों के ऊपर, औरतों के राइट्स के ऊपर उनका अलग मैसेजिंग चल रहा है, अखिलेश का अलग मैसेजिंग चल रहा है और मायावती जी तो उतरी ही नहीं है। तो आपके सारे सर्वेस दिखा रहे हैं कि जो दलित वोट है वो जो है वो बट रहा है, वो किसको जा रहा है कोई नहीं जानता। मुस्लिम वोट पर भी इट इज नॉट गोइंग टू गो एन ब्लॉक। जो पहले होता था कि हाँ, मुस्लिम वोट जो है 20 साल पहले एन ब्लॉक जाता था कांग्रेस को, वो बट गया, वो सपा को चला गया। लेकिन क्या इस बार सपा को जाएगा? क्या ओवैसी के इलेक्शन में उतर जाने की वजह से वो वोटिंग पैटर्न जो है उस पे डिसरप्शन आ गई है? तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। और एक महीने का जो इलेक्शन है आपके हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि जमीन पर बार कैंडिडेट्स की घोषणा होने की वजह से ये उलटफेर हो सकता है कि सीटें कम हो रही हैं, बीजेपी की, सपा की बढ़ती दिख रही हैं, या कोई और वजह है? या आपका मानना है कि ऐसा जमीन पर नहीं हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है? किससे? मुझसे पूछ रहे हैं? जी शेखर अय्यर जी। नहीं, देखिए, एक बात तो साफ है कि सपा ने अच्छा फाइट में आ गया है कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब अक्रॉस द रीजन अच्छी फाइट दे रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, अभी कोई ग्राउंड लेवल पर कैंपेनिंग नहीं हो रहा है। जितना भी आप डिजिटल कहिए, उसका ज्यादा असर इस साइड के सर्वे में नहीं होता। 22 तारीख तक, यानी कल तक तो इलेक्शन कमीशन की बैन है। जब, जैसे स्मिता जी कह रहे थे, जब कैंपेनिंग और थोड़ा, जब भी इलेक्शन कमीशन, अगर कोविड फिगर्स और भी अच्छे हो जाए, अगर जब इलेक्शन कमीशन बैन लिफ्ट करेंगे, जब रैलियां फिर शुरू होंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये सारे ग्राउंड रिपोर्ट के आपके फर्क होंगे, आपके सर्वे के रिपोर्ट्स में फर्क आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक ये जो सो कॉल्ड डोर टू डोर कैंपेन, मुझे लगता है कोई ज्यादा आपके सर्वे में इंडिकेट नहीं कर रहा है। और डोर टू डोर में कोई बड़े नेता भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज अमित शाह जाने की आज सर, हमारा सर्वे वाला ही जा रहा है डोर टू डोर, वही पूछ के आ रहा है, नेता नहीं जा रहे। वही इसीलिए आपका जो, मतलब जो जोश आनी चाहिए कैंपेनिंग में, जो इलेक्शनरी में जो जोश होता है यूपी में, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं स्मिता जी से आशुतोष जी, आपको लग रहा है ये कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ग्राउंड पर भी गैप क्लोज हो रहा है, ये भी हो रहा है, आपको लग रहा है क्या? और क्या ये इतना बड़ा उलटफेर है 6-7 सीटों का, या इससे भी बड़ा हो सकता है? और कैंपेनिंग जब आएगी तो ये उल्टा भी जा सकता है। देखिए, मैं इस राय से सहमत नहीं हूं कि प्रधानमंत्री जी कैंपेनिंग करेंगे और अचानक उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी।
क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 3 महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ये लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। लगातार इन्होंने चुनावी रैलियां की, लगातार वहां पे भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश इन्होंने की है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फर्क इन फिगर्स पे पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको याद होगा कि जिस दिन वो जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, उसके अगले दिन अखिलेश यादव ने जब शुरुआत की थी तो सुबह 4 बजे तक उनके पीछे लोग दिखाई पड़े थे। तो वो जो भीड़ का जो आकर्षण दिखाई पड़ रहा था, वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में भी उतना ही दिखाई पड़ रहा था जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसी में। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री जी कूदेंगे और अचानक पूरा समा बदल जाएगा, ये समा तो दिल्ली में भी नहीं बदला था जब 63 सीटें भारतीय आम आदमी पार्टी को आई थी, और बंगाल में भी नहीं बदला था जहां तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें मिली थी। तो इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को तय करेगा जी, वो आप इस मुगालते में क्यों हैं कि पीएम के आते ही चीजें बदल जाएंगी? सॉरी, नो डिसरेस्पेक्ट टू स्मिता जी, नो डिसरेस्पेक्ट टू। अच्छा ठीक है, आपको क्यों लगता है वोटर इस मुगालते में है कि पीएम आएंगे तो चीजें बदल जाएंगी? आप मुझसे कह रहे हैं? नहीं, स्मिता जी से पूछ रहा हूं सर। सुशांत, हाँ सुशांत, हम सब ने इलेक्शंस कवर किए हैं, तो हम सब जानते हैं कि भीड़ के बेसिस पे हम इलेक्शन के नतीजे बिल्कुल नहीं देख सकते। और आशुतोष जी के साथ मैं सहमत हूं कि बीजेपी को इतनी उनकी जो रैलियां थी वेस्ट बंगाल में, इतनी बड़ी रैलियां थी, पर लेकिन वो इलेक्शन जीत नहीं पाए। हाँ, वोट शेयर जरूर बढ़ा उनका, और उन्होंने वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर आए वेस्ट बंगाल में, दैट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। लेकिन भीड़ हो ये जरूरी नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे सोनिया गांधी के लिए, राजीव गांधी के लिए इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, और जब रैली खत्म हो जाती, जब जाके पूछते हैं कि आप क्यों आए, सिर्फ देखने के लिए आए थे। मैंने वीपी सिंह के रैलीज तक कवर किए हैं, और वो मंडल के इन द थिक ऑफ मंडल एजिटेशन, और जब जाके वहां पे जाके पूछते हैं कि आप किसे वोट देंगे, तो वो कहते हैं हम वीपी सिंह को देखेंगे क्योंकि वो भी ठाकुर है, हम भी ठाकुर है। और जहां पर वो मंडल के ऊपर वो वोट मांग रहे थे, वो ही वाज आस्किंग फॉर नॉन अपर कास्ट वोट्स, लेकिन वोट उन्हें पड़ रहे थे ठाकुरों की वजह से। ठाकुर उन्हें वोट दे रहे थे कास्ट के बेसिस पे। तो आई डोंट बिलीव दिस कि भीड़ की वजह से लोग वोट देते, पर यह जरूर है कि सारे ओपिनियन पोल्स अभी दिखा रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ द फार्म लॉज, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी मोदी का वो जो वर्चस्व है वहां पर, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, देयर कुड बी एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट अगेंस्ट योगी, लेकिन मोदी के जो कार्यकाल पर अभी तक कोई भी आंच नहीं पड़ा है उत्तर प्रदेश में, एज पर द ओपिनियन पोल्स अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, आशुतोष जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं स्मिता जी की इस राय से सहमत हूं। मेरा यह मानना यह है कि दरअसल ये चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है, ये योगी आदित्यनाथ को बनाने के लिए हो रहा है। तो इसलिए मोदी जी के प्रति लोगों की लोकप्रियता जरूर है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में अगर कैंपेन होगा तो उसमें बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। मैं वोट शेयर पर आऊं उससे पहले शेखर अय्यर जी एक चीज बताइए कि अब अखिलेश भी लड़ेंगे, योगी भी लड़ेंगे, ये तय है। योगी कहां से लड़ेंगे ये तो पता है, अखिलेश कहां से लड़ेंगे लगभग तय है। कैंडिडेट्स जो हैं वो अब लगभग आने शुरू हो गए हैं, उसमें भी बहुत उलटफेर नहीं है। किससे आपका समीकरण क्या बैठेगा, किसको साथ लाएंगे, ये भी दिख गया। अगर इतने के बावजूद क्या अब सब कुछ कैंपेनिंग पे निर्भर करेगा कि समाजवादी पार्टी ये 50-60 सीट का गैप क्लोज कर दे और वो ऊपर चली जाए, या अब हम लगभग फाइनल तस्वीर के करीब पहुंच रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर सेट हो गए हैं? देखिए, लगभग पैरामीटर सेट हो गए, और जो ओवरऑल पिक्चर है, मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा कंप्लीट यू टर्न होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। और दूसरी बात, देखिए उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है। बंगाल में मोदी जी कैंपेन किए, वोट नहीं है, वो अलग बात है। उत्तर प्रदेश एक अलग ये है जहां पे बिल्कुल मोदी जी का रैलियों का असर होगा, योगी जी का रैलियों का असर होगा। जब नॉर्मल इलेक्शनरिंग होगी तो तस्वीर बदलेगा, और भी बदलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चीज अलग है। आपने देखा, पहले भी देखा है, लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि देखिए अभी जो है कि ज्यादातर डिजिटल मीडिया, टेलीविजन में ही जो कैंपेन हो रहा है, बहस के माध्यम से हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रहा है, कोई ग्राउंड लेवल पे ज्यादा नहीं हो रहा है। जब ग्राउंड लेवल पे हो जाता है, जो लास्ट माइल पुश जो है, वो लास्ट माइल पुश आपको वो इलेक्शनरिंग में आता है, रैलियों में आता है, उसके बाद कैडर भी बड़े इंथ्यूज हो जाते हैं, वो बड़ा फर्क होता है लास्ट माइल पुश।
इसमें लास्ट माइल पुश की जो बात है उसमें क्या बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है, उस पर मैं बाकी स्मिता जी और आशुतोष जी से सवाल पूछूं उससे पहले एक बार जल्दी से वोट शेयर का ट्रैकर देख लेते हैं कि बीते हफ्ते से इस हफ्ते में वोट शेयर में कितना फर्क आया है। उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते का वोट प्रतिशत अगर देखें, बीजेपी गठबंधन करीब 37% पर है, समाजवादी पार्टी गठबंधन 36.40, तो मात्र दोनों पार्टियों के बीच 0.7% का गैप दिख रहा है। बीएसपी करीब 12% के आसपास नजर आ रही है अगर आप देखेंगे। कांग्रेस 9% पे है, बहुत ज्यादा वोट इधर उधर होता हुआ नहीं दिख रहा, और अन्य के खाते में 5-5.5% है। तो इसमें आप ओवैसी साहब को भी डाल सकते हैं, उनकी पार्टी को भी डाल सकते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि ट्रैकर क्या कहता है, बीजेपी जो है वो 38.5% से 39% पे गई थी जनवरी 9 वाले हफ्ते में, फिर वो घटकर 37% पे आई और आज वो फिर से 37.12% पर है। लेकिन गेन जो आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी 34.5%, फिर 34.5%, फिर 35% और इस बार 36%, यानी समाजवादी पार्टी के लिए करीब 1.25% का वोट शेयर का गेन होता हुआ दिख रहा है। बीएसपी के लिए वोट शेयर का नुकसान होता दिख रहा है, बीते हफ्ते से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो 14 से 11 पर आ गए, 12 पर आ गए, और कांग्रेस पार्टी वहीं पर है, बहुत ज्यादा उनके लिए नफा और नुकसान नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आशुतोष जी, अगर ये जो 1.25% का गेन हमें दिख रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, इस गेन की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, और वो यू टर्न हो जाए नतीजों में कि 150 बीजेपी हो जाए और 225 समाजवादी पार्टी हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा समाजवादी पार्टी को? देखिए सुशांत, पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को मैं ये बता दूं कि दरअसल अगर ये सर्वे के जो आंकड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी के अपने इतिहास का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। जब समाजवादी पार्टी ने 2012 में सरकार बनाई थी तब भी उसको सिर्फ 29% वोट मिले थे, और आज के चुनाव में अगर उसको 36.6% अगर वोट मिल रहा है तो उसके वोट शेयर में 7.6% का इजाफा हो रहा, विच इज एक्सपोनेंशियल इसके लिहाज से अगर आप देखेंगे। क्योंकि जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें समाजवादी पार्टी को सिर्फ 22% वोट मिला था, और 22%, 23% ये समाजवादी पार्टी का बेस वोट है। उसमें अगर 15% का इजाफा हो रहा है, 14% का इजाफा हो रहा है, इसका मतलब जो ये अपस्विंग है। लेकिन आशुतोष जी बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि बीजेपी और सपा में 0.7% वोट शेयर का फर्क है और सीट में 70 सीट का फर्क है, ये क्यों हो रहा है? देखिए ये फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम हमारा है, तो उस हिसाब से ये पॉसिबल, इसकी संभावना है। ये भी संभावना हो सकती है कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ जाए और बीजेपी ज्यादा हो जाए, और लेकिन फिर भी सीटें उसकी कम है। तो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में इस बात की, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ नहीं रहा है, बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है। और अगर उसका वोट शेयर घट रहा है और ओपिनियन पोल में अगर किसी एक पार्टी के फेवर में अगर अपस्विंग दिखाई पड़ता है, इसका मतलब ये अपस्विंग आगे भी जारी रहेगा। अगर आगे जारी रहता है तो अगली संभावना है कि अगले हफ्ते या अगले के अगले हफ्ते में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बीजेपी से आगे भी निकल सकता है। अगर वैसा हुआ तो उत्तर यूपी इज हेडिंग फॉर अ बिग अपसेट। स्मिता जी, आपको लगता है यहां से यू टर्न की कोई गुंजाइश है, और अगर है तो किस वजह से होगी? नहीं, वोट शेयर को सीटों में तब्दील करना जो है ये बहुत ही कठिन काम है, और बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं ये नहीं कर पाती हैं। तो बीजेपी की तो कोशिश होगी कि ये जो नैरोइंग ऑफ मार्जिन चल रहा है ये बंद हो जाए। इसलिए आई थिंक ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स, ये कहना कि ये कुनबा है, ये कुनबा जो है वो चलाएगा। याद रखिए कि 2017 में दे वर सक्सेसफुल, क्योंकि वो जब अखिलेश और उनके पिता के बीच जब झगड़ा हुआ था, एक कूसा हुआ था, तो बीजेपी जो है उनको बार बार औरंगजेब करके टीपू औरंगजेब बन गए, ऐसे कह के वो असर जरूर पड़ा था अखिलेश के ऊपर, क्योंकि वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था। अब क्या है, अखिलेश जो है उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को वो अपने साथ जोड़ रहे हैं, नए दोस्त बना लिए उन्होंने, तो आई थिंक हिज सपोर्ट बेस हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, वो तो कर चुके हैं, लेकिन उनके ही परिवार में इतने चचेरे ममेरे भाई हैं इनके, अब उन सबको जोड़ के रखना, क्योंकि सबको तो टिकट मिल नहीं सकता। ये कहा जा रहा है कि अपर्णा को भी वो टिकट नहीं दे रहे थे, क्योंकि
टिकट देने में कई बिंदुएं हैं और शायद वो नहीं शी कुडंट कम अप विद इट, क्योंकि पिछली बार वो रीटा बहुगुणा से हार चुकी थी, तो इसलिए शायद उन्हें जब टिकट नहीं मिल रहा था तो शी मूव्ड अवे, या फिर वो पहले से ही तय कर चुकी थी हटने के लिए। लेकिन अभी उनके काफी सारे शिवपाल के भाई लेकिन स्मिता आदित्य जी, है, क्या शायद क्या आपको उनका नाम, कुछ भी दिख रहा 2-3 और भाई है हैं जो इनके सीट cousin का जो ये brothers हैं, गैप जो है चाहते 70 हैं। सीट का, उसको भर देगा समाजवादी पार्टी के लिए? ऐसा कुछ होता दिख रहा है क्या आपको? आप मुझसे पूछ नहीं, लें, ये स्मिता जी से, फिर सर आपके पास आ रहा हूं। जी। जी, तो ये जो नैरोइंग ऑफ मार्जिन जो हो रहा है, क्या ये द वे आई लुक एट इट इज कि ये जो नैरोइंग ऑफ मार्जिन है ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, स्पेशली पूर्वांचल इलाके में बीजेपी की एक मुहिम छिड़ेगी अब अगले हफ्ते से। और उसके बाद जैसे शेखर ने कहा, जब डोर टू डोर कैंपेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक कैंपेनिंग के आगे जब बढ़ेंगे, जब रैलीज होंगी, तब अगर मायावती जी आती हैं तो उनका अगर वोट शेयर बढ़ जाता है, क्योंकि याद रखिए जो दलित वोट बैंक है उनका एक अलग ही लॉयल्टी था। हाँ, वो कम होता जा रहा है, लेकिन अगर वो सच में उतर आती हैं, जो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो कभी बताती नहीं है वो कि वो उनकी रणनीति क्या होगी, वो शी नेवर डाइवल्जेस, और कोई नहीं जानता कि उनका मन किस प्रकार है। तो अगर वो उतर आती हैं, अगर उनकी रैलीज होती हैं और वो अपने वोट बैंक को एक साथ एकजुट कर सकती है, उनका अगर वोट शेयर बढ़ जाएगा, वो जरूर तब्दील कर सकती हैं अपने वोट शेयर को सीटों में। यानी अगर वो बीएसपी तब्दील कर सकती है तो ये जो आप है नैरोइंग वो ऑफ कुछ मार्जिन खेल देख कर रहे सकती हैं, है, ये वो स्मिता नहीं प्रकाश को लग रहा है। शेखर जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से अगला सवाल जो हम हर हफ्ते ट्रैक कर रहे हैं, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश के लिए? योगी आदित्यनाथ 48.2%, इस हफ्ते का आपको रिजल्ट बता रहा हूं। अखिलेश यादव 38.6% पर है। इसके बाद मायावती 8.5%, बहुत दूर दूर तक नहीं है। और प्रियंका वाड्रा जो बता रही है कि वही सीएम फेस भी हैं, वो अभी 4% पर हैं। तो उनके लिहाज से अगर आप देखेंगे अन्य 1% पर है। तो क्लियर लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है, लेकिन जो अंतर है वो करीब 10% का गैप है। अगर इसका ट्रैकर देखें कि क्या किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ी और घटी है, तो अगर आप देखें योगी आदित्यनाथ 52%, 3.5%, फिर 49% और इस बार 48.2%। यानी योगी आदित्यनाथ पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर उनका आंकड़ा करीब करीब 4% के आसपास गिर गया है। पिछले हफ्ते से बहुत ज्यादा नहीं गिरा, पिछले हफ्ते में करीब आप देखेंगे तो 1.5% के आसपास है, लेकिन ओवरऑल में 4% गिरा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के लिए 32% से 38% पर वो आ गए हैं, 38.5% पर। तो अगर आप दिसंबर 30 वाले हफ्ते से देखेंगे इस हफ्ते तक में, तो 6.5% का गेन है बतौर पॉपुलर सीएम उनके लिए, और पिछले हफ्ते से करीब करीब 3% का गेन है। तो अखिलेश यादव के लिए पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं और बाकियों के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। शेखर अय्यर जी, ये बताइए, ये जो अखिलेश यादव मोमेंटम गेन कर रहे हैं, ये क्या उनको फायदा दे सकता है? और उन्होंने जो एक दांव खेला है कि मैं अगर लड़ूंगा तो योगी आदित्यनाथ से पहले वाले चरण में चुनाव लड़ूंगा, क्या ये उनको फायदा देगा या बैकफायर भी कर सकता है कि अगर तीसरे चरण में ये मैसेज चला गया कि अखिलेश हार रहे हैं, तो आगे के बाकी चरण पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है? देखिए सुशांत जी, सबसे बड़ी जो अभी तक जो फैक्टर अभी तक खुला नहीं है, मतलब बंद बुटी जो चीज अगर पूछेंगे, सपा का लिस्ट। देखिए सपा का भी लिस्ट, पूरा लिस्ट आया नहीं है। जितने लोगों को उन्होंने बीजेपी से लिया है उनको कैसे एडजस्ट करते हैं, बाकी नॉन यादव ओबीसी लीडर्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं टिकट देते। और इस बार अखिलेश यादव खुद तय कर रहे हैं, उनके पास कोई बड़ा ये नहीं है, कोई मतलब पहले जैसा नहीं है कि एक मुलायम सिंह भी थे, उनका भी रोल था, ऐसा नहीं है। इस बार पूरा पूरा वही देख रहे हैं। अभी वो मुट्ठी खुली नहीं है। जब मुट्ठी खुलेगी, आपके लोकप्रियता की फिगर्स जो भी हो, वो ग्राउंड लेवल पे कौन कैंडिडेट है, किसको मिला नहीं मिला, वो अपने आप में एक बड़ा असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा इस पे। ठीक है, जाने से पहले आखिरी सवाल जो मैं हर ट्रैकर में पूछता हूं शुक्रवार को, आशुतोष जी, अगले हफ्ते यूपी के आंकड़े किसके पक्ष में बदलेंगे? आप तो मुझे भविष्यवक्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को लगातार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की फाइट बहुत बहुत क्लोज है। और ये आंकड़े अगर हैं, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव भी मोमेंटम गेन कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी मोमेंटम गेन कर रही है, तो यूपी में अगले हफ्ते की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि जरूर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, स्मिता जी, छोटा जवाब, किसके पक्ष में बड़ा होगी अगले हफ्ते?
नहीं, आई एम नॉट फॉलोइंग इनटू दिस ट्रैप सुशांत। तो मैं आपको अलग से मैसेज कर दूंगा, अगर आपका गलत हुआ आप गेस्ट कोऑर्डिनेटर को कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रही हूं। नहीं, वो तो मैं कभी नहीं करूंगी, लेकिन आई जस्ट फील कि हाँ, ये जरूर है कि जो आपने अभी दिखाया कि अखिलेश उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसी कारण मैं कह रही थी कि अब अखिलेश को घेरना जो है वो बीजेपी का एक मकसद बन जाएगा, और सभी लीडर्स जो हैं वो कोशिश यही करेंगे कि यादव परिवार के डिविजन्स को वो दर्शाएं। शेखर जी, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर आप पूछा और देरी की तो अगली बार आंकड़ा किसी का बदले ना बदले ये लोग एंकर बदल देंगे, तो इसलिए मुझे माफ कीजिए। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि एक छोटे से ब्रेक के बाद ये इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, 2 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के बाद नाविका कुमार के सवाल, योगी आदित्यनाथ के जवाब। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, 2 मिनट बस, जल्द आए।